गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी क्लास 11th। इसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस अकाउंटिंग को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग का जो बेस है, बेसिकली जिन बेसिस पर अकाउंटिंग हम करते हैं वो सभी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमको समझाई गई। तो इस चैप्टर को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसमें इस पार्ट को मैं हाफ पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विद आउटसाइडर्स इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। यानी कि जब एक बिजनेस अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है किसी दूसरे के साथ, आउटसाइडर मतलब दूसरे के साथ, जब एक बिजनेस किसी दूसरे के साथ अपनी सर्विसेज या फिर गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है या तो कैश में या फिर क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधार पर, तो वो क्या बोली जाएगी? ट्रांजैक्शन। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। सेकंड जो हमारी टर्म है वो है एंटिटी। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन को नहीं बताया है, डेफिनेशन को आपको याद करना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझना। ठीक है जी, चलिए। सेकंड जो आपकी टर्म है वो है अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मतलब वो बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक टाटा, रिलायंस, अमूल, सोनी एट्सेट्रा। सो नाम को पढ़ के आप समझ गए हो, वो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी वो है जिसका एक बिजनेस, खुद का अपना कोई बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। थर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। गुड्स और सर्विसेज का कंसिडरेशन करना, मतलब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना कंसिडरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। बच्चों को समझ में कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है कुछ मिलना, आपको किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, कंसिडरेशन बोला जाता है। लाइक आप किसी शॉप पर गए हो, आप अगर दूध लेकर आ रहे हो तो आपके लिए जो यहाँ पर कंसिडरेशन, आपने कुछ पैसे दिए, तो जो आपने पैसे देकर जो आपने लिया वो आपके लिए कंसिडरेशन है। मतलब आपने लिया क्या? आपने दूध लिया, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? दूध। और दुकानदार ने, सेलर ने, शॉपकीपर ने जो आपको दूध बेचा है तो उसने क्या लिया आपसे? पैसे। तो उसके लिए जो पैसे हैं वो कंसिडरेशन है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स क्या होगी? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? दीज आर प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। संपत्ति, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जो आपको पैसे अर्न करके दे फ्यूचर में, है ना। एक इंटरप्राइजेज का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले हम उसे, या फिर हम उसे प्रॉपर्टी बोले, वो एसेट्स है। विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम मॉनेटरी, मनी में, मनी की टर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं जिसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए एसेट नहीं है। अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है तो वो हमारे लिए एसेट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है नॉन करंट एसेट्स और नंबर 2 है करंट एसेट्स। अब जब आप नॉन करंट एसेट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर 2 तरह के एसेट्स आती, एक तो होती टेंजिबल, एक होती इंटेंजिबल। वैसे अगर मैं बात करूँ नॉन करंट एसेट्स की, तो नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको आप 1 साल से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो, या फिर जिनका बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रिसीव करते हो, जिनका बेनिफिट। तो टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, देख सकते हो। टेंजिबल के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है।
इंटेंजिबल के अंदर वो आएगा जिनको आप सिर्फ दैट कैन ओनली बी फील, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर इनको फील किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो इनका प्रेजेंस तो है बट इनको आप देख नहीं सकते, ना ही आप इन्हें टच कर सकते हो, बट इसके इनके बिहाफ पर आप बेनिफिट अर्न करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए आप इन्हें यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स, ठीक है। सो करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या है, देखो जी, डेब्टर्स हो गया, बच्चे पूछेंगे कि बिल रिसीवेबल्स हो गए, डेब्टर्स क्या होते कैश इन हैं, हैंड, बिल एसेट रिसीवेबल्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आगे जब अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बता रहा हूँ तो इन चीज़ों के बारे में भी आगे चल के डिटेल्स हैं, ठीक है जी। ड्राफ्ट है अगर, वो भी आपके करंट एसेट्स के अंदर आएगा। स्टॉक मतलब वो गुड्स जिनमें आप ट्रेड कर रहे हो, जिनका आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपके लिए स्टॉक बोले जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे आपके होने थे, उन खर्चों को आपने अगर एडवांस में पे कर दिया है तो वो भी आपकी एसेट्स के अंदर आएंगे, करंट एसेट्स के अंदर। प्लीज़ ध्यान रखना, किसके अंदर आएंगे, करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज़ टू पे, यानी कि जो आपकी लायबिलिटी, जो आपका दायित्व है, जिनको आपको पे करना, आपके ऑब्लिगेशंस है, या फिर जो आपका ड्यूज़ हैं किसी पर्सन के, दैट मीन जिसको आपको, जिन्हें आपको फ्यूचर में पे करना है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। जब आपको कोई चीज़ फ्यूचर में पे करनी पड़े तो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लायबिलिटीज़ को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में। सो दैट इज़, फर्स्ट है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ और सेकंड है करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए होती हैं। मोर देन 1 ईयर यानी कि अगर आपने किसी से पैसे लिए और उसका रिपेबल जो डेट है वो 1 साल से ज़्यादा है, मान लो 5 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, तो वो जो लायबिलिटी होगी आपकी वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। जैसे कि बैंक लोन, अब 1 साल के 5-6 महीने के लिए तो आप बैंक लोन लेते नहीं हैं। मॉर्गेज लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यानी कि बेसिकली जो 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर जो लायबिलिटीज़ हैं, जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। दूसरा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ऊपर हमने पढ़ा था ना एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। अभी ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें आती हैं, डेब्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। डेब्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, हमने ऊपर पढ़ा था डेब्टर्स अलग था और बिल्स रिसीवेबल्स अलग था, लेकिन यहाँ पर हमने एक में दिखा दिया ट्रेड रिसीवेबल हेड के अंदर। तो डेब्टर्स की अगर बात करें, डेब्टर्स क्या है जी? डेब्टर्स, देयर आर persons who owe to an enterprises an amount for buying goods and services on credit। जब कोई पर्सन आपसे कोई गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदता है या फिर आपसे कुछ पैसे लेता है गुड्स ख़रीदने के लिए या फिर सर्विसेज ख़रीदने के लिए, तो वो आपका डेब्टर्स हो जाता है। डेब्टर्स क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उन पैसों को आप फ्यूचर में वापस भी लोगे, तो जब तक कि वो पैसे आपके वापस नहीं मिल जाते तब तक वो आपकी एसेट है, वो आपका डेब्टर है। अब इसी में सेकंड है बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अमाउंट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर। बीआर बिल रिसीवेबल के लिए जो आपको फ्यूचर में अमाउंट रिसीव्ड होगा, टू बी रिसीव्ड होने वाला अमाउंट बिल रिसीवेबल्स पर, दैट इज़ कॉल्ड बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। बीआर बेसिकली है क्या, वो पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, बट आपको भी याद रखना है बीआर बेसिकली बिल रिसीवेबल नाम को याद रखना है। ट्रेड पेबल्स में भी 2 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, फर्स्ट आपका क्रेडिटर्स और सेकंड है बिल पेबल्स।
तो जस्ट अपोजिट होता है ये डेब्टर्स का, जो क्रेडिटर्स है वो डेब्टर्स का अपोजिट होता है, और जो बिल पेबल है वो बिल रिसीवेबल्स का अपोजिट होता है। तो क्रेडिटर्स, these are persons who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit। यानी कि ये वो पर्सन होता है जिससे कि हम गुड्स उधार खरीदते हैं। यहाँ पर बात करते हैं खरीदने की, जब हम किसी से गुड्स उधार खरीदते हैं तो जिससे हमने गुड्स को क्रेडिट पर ख़रीदा है, परचेज किया है, बाय किया है, वो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है जी। बिल रिसीवेबल्स भी यही होता है, जो कि हमारा बिल पेबल होता है अगेंस्ट द बिल्स के अगेंस्ट जो अमाउंट पेबल है वो हमारा बिल पेबल काउंट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। कैपिटल द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, इट इज़ एन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते रहे हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल बोली जाती है, वो उस बिज़नेस के लिए कैपिटल बोली जाती है। अब बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स इट कैन बी क्रेडिट और कैश इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। बेसिकली ये वो चीज़ होती है, जैसे कि हम मान लो किसी कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो ये डिलीवर करना ही सेल्स बोला जाता है। ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। रेवेन्यू, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ अर्न बाई सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये वो अमाउंट है जो हम किसी प्रोडक्ट को सेल करके, मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको सेल करने पर जो भी अमाउंट हमें अर्न हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू बोला जाता है। हम किसी प्रोडक्ट को सेल किया, हमने बेचा, बेचने पर जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ वो रेवेन्यू है। अब आगे चलते, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। इट इज़ नाउन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज विच यूज्ड। जब आप किसी एसेट्स को कंज्यूम कर रहे हो, किसी एसेट्स को यूज़ कर रहे हो वो, या फिर कोई सर्विस अगर यूज़ कर रहे हो, उसके लिए जो भी आपने खर्चा किया वो एक्सपेंसेस बोला जाता है। यानी कि उसका जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंसेस बोला जाएगा। एक्सपेंडिचर, इट मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट। किसी बेनिफिट के लिए एक्सपेंसेस करना, पैसे खर्च करना, वो एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए, जब आपका रेवेन्यू यानी कि जो सेल है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है, तो जो डिफरेंस है वो बोला जाएगा प्रॉफिट। गेन बेसिकली होता है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट्स बेच रहे हो, यानी कि जो आपको कभी कभी कई साल में एक बार जो आपको प्रॉफिट होता है, बेचने पर जो लाभ होता है वो आपका गेन बोला जाता है। मान लो मैंने किसी एसेट्स को ख़रीदा, एसेट्स को ख़रीद करने के बाद मैंने 3 साल बाद इसे बेचा। जब मैंने इसे बेचा तो इसकी जो वैल्यू बची हुई थी वो थी 10,000 रुपये, लेकिन मैंने इसे बेचा 12,000 रुपये में, तो 2,000 रुपये जो है वो क्या है, हमारा गेन है। ठीक है जी। नेक्स्ट है लॉस। लॉस का मतलब है कि जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज टर्म्ड एज लॉस। जब आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा हो जाएं तब लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना। जब आप कोई गुड्स खरीद रहे हो या फिर कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई चीज़ खरीदना या फिर बेचना, और बेचना उसको उसके प्रिंट प्राइस से कम, यानी कि उसका जो लिस्ट प्राइस है उससे कम पर बेचना, डिस्काउंट बोला जाता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वाउचर। वाउचर का मतलब होता है ये सपोर्ट करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को। ये किसी भी ट्रांजैक्शन सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये एविडेंस है, ये प्रूफ है। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं, मान लो अपने किसी चीज़ के लिए गुड्स, किसी चीज़ को खरीदा, खरीदने पर जो आपको उसका बिल मिला वो वाउचर है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का मतलब है इट रेफर्स ऑल द टेंजिबल गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिसमें आप बेसिकली बिजनेस कर रहे हो। फर्नीचर के लिए, फर्नीचर वाले की जो लकड़ियां हैं, जो वुड्स हैं, वो गुड्स हैं। यानी कि फर्नीचर अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके लिए जो लकड़ियां हैं वो गुड्स हैं। अगर कोई चीज़ बेच रहा है, मान लो अगर मैं बात करूं कोई पेन्स बेच रहा है, कॉपीज़ बेच रहा है, तो उसके लिए जो स्टेशनरी की जो गुड्स हैं वो
जो स्टेशनरी का जो सामान है वो गुड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग, अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब एक ऑनर, बिजनेस का ऑनर अगर किसी गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स या फिर कैश, या तो गुड्स निकालना है फिर कैश निकालना है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट है परचेज, इट मीन्स ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। गुड्स को क्रेडिट पर या फिर कैश पर प्रिक्योर करना, लेना, खरीदना, वो परचेज बोला जाता है। अगर आप कैश में ले हो तब भी परचेज बोला जाएगा, क्रेडिट में ले हो तब भी परचेज बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक यानी कि बेचने के बाद, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, उन गुड्स को बेचने के बाद अगर कोई गुड्स ऐसा बच गया जो बिका नहीं है आपका, वो क्या बोला जाएगा, वो स्टॉक बोला जाएगा। यानी कि अनसोल्ड गुड्स जो है वो आपके लिए स्टॉक है। और स्टॉक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो साल के स्टार्टिंग में बचे आपके पास वो ओपनिंग स्टॉक है, जो साल के एंड में रहे वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। नाउ बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट पर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो बेसिकली बैलेंस शीट कुछ नहीं है, बैलेंस शीट की स्टेटमेंट है जो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, दर्शाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या फिर बेकार है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो फॉर्मेट में 2 साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। दोनों साइड कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज़ के बाद लायबिलिटीज़ के अमाउंट का कॉलम और एसेट्स के बाद एसेट्स के अमाउंट का कॉलम। अब देख लेंगे हम बेसिकली हम लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लायबिलिटीज़ तो आपने समझ लिया है, लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको फ्यूचर में पे करनी पड़े, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। इसी तरह से एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करके दे, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। लायबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन्स। तो आपने प्लीज़ याद करने की लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स, डेब्टर्स, सो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, एसेट्स में आती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी आपके एसेट्स में आएगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वी एन्जॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉइंग लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर द बिजनेस। बिजनेस को लॉन्ग टर्म एडवांटेज देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए इस तरह के हम खर्चे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी खरीद ली है, बिल्डिंग खरीद ली है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज़ मोस्टली इनकर्ड फॉर बाइंग एसेट्स। मैंने भी आपको बताया कोई किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। विच कैन लेटर टू बी सोल्ड और कवर्ड इनटू कैश, जिसको हम बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कवर्ड कर सकते हैं। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये खर्चे क्यों किए जाते हैं, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो कमाने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करो, एग्जांपल आप रीड आराम से पढ़ लोगे और लिख लोगे। एक्सपेंडिचर किसी भी हमें एसेट्स खरीदने वालों, फिक्स एसेट्स खरीदने वालों, बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर, ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब चीज़ें, इन सब पर जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि जो खर्चे साल में बार बार होते रहते हैं, जो साल में कम से कम एक बार ज़रूर होते हैं, या वो खर्चे आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले जाते हैं। ये खर्चे जैसे कि वर्कर्स की सैलरी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए हैं, ठीक है जी, प्रीमियम हो गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर किसी तरह के ऐसे खर्चे जो साल में कई बार होते रहते हैं, रेंट वगैरह देती। इन अकाउंटिंग टर्म्स को आप लिखेंगे और याद करेंगे समझते हुए। समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं।
और जब आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको अकाउंटिंग जो है वो समझ में आना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो अगर आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है आप इन अकाउंटिंग टर्म्स को भी अच्छे से समझें और पढ़ें। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं। चलिए ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।